अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो ताज़ा तरीन और अहम खबरें उनके ऊपर नज़र डालते हैं कि आज क्या क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हर नए रोज़ हर नए फैसले आ रहे हैं, उनके हक में गवाहियाँ आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सख्त पीरियड है वो ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रहा है। और नवंबर और दिसंबर जो है ये बहुत ही एक आप देखेंगे कि बहुत डिसाइसिव मोमेंट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर के हवाले से। और इसमें एक चीज़ डिसाइड हो जाएगी कि क्या इमरान खान वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे। और जहाँ तक खबरें इतलात मिल रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब जो है वो नवंबर में नहीं तो दिसंबर इज़ द फाइनल, इंशाल्लाह वो बाहर होंगे जेल से। और आपको मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि क्या प्रेडिक्शंस हो रही हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने जो प्रेडिक्शन किया उन्होंने नवंबर की है कि नवंबर में इमरान खान साहब का जो केस रह गया उसके ऊपर भी फैसला आएगा और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। और इसके साथ ही आपको ये बताऊं कि बुशरा बीबी जो है, आपको पता है उनकी भी बेल हो चुकी है और उनकी इमरान खान साहब की जो बहन है उनकी भी बेल हो चुकी है। और आज जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि बल्कि पहली बड़ी खबर है वो ये है कि 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि लाहौर पेशावर एटीसी ने जो मुकदमात थे वो खारिज किया मुकदमे को, जिसमें 30 लोग जो हैं वो बाइज्जत बरी हुए हैं। वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही इस वक्त की जो सबसे बड़ी हैपनिंग है वो ये है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, समझ नहीं आ रही क्या करें। तो कभी एक के पांव पड़ने जाते हैं, कभी दूसरे के पांव पड़ने जाते हैं, और किसके पांव पड़ने कौन कहाँ गया उसको डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही फजलुर रहमान साहब ने बहुत आम बयान दिए हैं, उसके ऊपर गौर करते हैं, उनकी जस्टिफिकेशंस क्या वाकई वैलिड हैं या नहीं है। और इसके अलावा जो कुछ चंद तरीन मज़ीद जो अहम चीज़ें हैं, जैसे तहरीक इंसाफ की नेक्स्ट पॉलिसी क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो अहम बयानात इस वक्त आ रहे हैं सलमान अकरम राजा की तरफ से, और साथ ही और जो हमारे सहाफ़ी हैं जो रोज़ कौम से डोनट्स खाते हैं, वो कुछ सहाफ़ी क्या बातें कर रहे हैं उनके ऊपर भी नज़र डालते हैं। साथ ही सेनेटर पीटीआई के जो सेनेटर हैं वो कौन सी सेनेटर हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और क्यों दे दिया है, इसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। साथ ही जो आज शुरुआत कर लेती हूँ मैं सबसे पहले इस चीज़ से कि मियाँ इबाद फारूक जो है उसके बेटे का जो एक अहम बयान आया उनके बेटे का। बेटा उनका छोटा सा है और उसने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट की है कि मेरे बाबा को रिहा कर दें, छोड़ दें, और जितने भी लोग नाजायज़ इस वक्त आपकी कस्टडी में उन्हें रिहा कर दें, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, हमारे जनाजे उठ चुके हैं, मेरा भाई जो है उसका जनाजा हमने उठा लिया, हमारे फ्यूचर का जनाजा हमने उठा लिया, हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारी फैक्ट्रियों को ताले लगे हुए हैं, हमारी फैक्ट्रीज में जो पड़ा हुआ मशीनरी है उसका लोहा सड़ रहा है, हमारी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। तो हमारे ऊपर रहम करें और हमारी दुआएं लें। ये उस बच्चे की वीडियो है जिसे देख के मुझे तो पर्सनली बड़ा दुख हुआ और दिल जो है वो मतलब अपने पाकिस्तान के लिए तड़पता है कि ये क्या हालात है जिनसे हम गुजर रहे हैं। और ये बच्चे आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ जुल्म होता है। आपको पता है कल जो है हाजी इम्तियाज़ की भाभी के साथ क्या हुआ था, वो वीडियो आपने उनकी सुनी होगी, जिस तरह तशद्दुद जुल्म उसके साथ हुआ। और आज जो है ये जो बच्चा है जिसने मियाँ बात का बेटा, उसने जो वीडियो बनाई, अब ये वक्त आ चुका है इस कौम के ऊपर। ये हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब शायद ही कभी पहले ऐसा दौर देखा हो जिसमें छोटे छोटे बच्चे आकर आर्मी चीफ से अपील कर रहे हैं कि आप रहम कर लें हमारे ऊपर। शर्मनाक, अफसोसनाक मरहला, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा गया। पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी बच्चे जो हैं वो इस तरह से गिड़गिड़ा के रो के अपने माँ बाप की ज़िंदगियों के लिए शायद ही कभी देखा हो कि ओहदेदारों से, आला ओहदेदारों से अपीलें कर रहे हूँ। तो ये मैं पहली दफ़ा जो है वो विटनेस कर रही हूँ और मुझे अफसोस हो रहा है। इसके ऊपर आर्मी चीफ का क्या है वो तो वो जाने। ये जो मेरे तासुरात हैं, ये एक आम पाकिस्तानी के तासुरात हैं, वो मैं आपसे साथ शेयर कर रही थी। खैर आगे चलते हैं। और जो इस वक्त 9 मई का जो केस है उसके बारे में मैं आपको खबर से आगाह कर देती हूँ कि 9 मई वाक़यात के सिलसिले में तहरीक इंसाफ की आज बहुत बड़ी कानूनी कामयाबी जो है वो उन्हें मिली है और दर्जनों पीटीआई के जो कारकुन हैं उनको बाइज्जत बरी किया गया है।
तो ये इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया और मुल्ज़मान को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। अब आप ये देखें, ये मुकदमात कब से चल रहे हैं और कोई सबूत नहीं निकला। तो इतने अरसे तक जो बेगुनाहों को, और इतने विटनेसेस आ रहे हैं इस चीज़ के कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को उठाया हुआ है जिनका 9 मई तो दूर की बात है, उनके टांगे नहीं है, वो चल के तो सामने जो है वो चौक तक नहीं जा सकते। ऐसे ऐसे लोगों को उठाया हुआ है। तो ये जो फैसले आ रहे हैं ऐसे ही नहीं आ रहे। 30 लोग जो बरी हुए हैं वो बेचारे पता नहीं किन उनके ऊपर, आपको पता है इस वक्त जो पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं, जरा सा कोई किसी के साथ दुश्मनी होती है तो उसको जी थानेदार के जरिए कहलवाया जाता है कि तुम्हारे पर 9 मई का पर्चा दे देंगे। ये हुआ है पाकिस्तान में लिटरली। तो हम ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी शॉकिंग है। मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो खैर आज ये बहुत बड़ा जो एक फैसला आया, ये एक तहरीक इंसाफ की फतह है, कानून की फतह है, पाकिस्तान का जो अदलिया है उसकी फतह है, एंड आई रियली अप्रिशिएट द जज। आप आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन लोग थे जिनके नाम आए हैं। अच्छा जी, पहले तो ये है कि पेशावर की इंतजार दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत 30 मुल्जिमान को बरी किया है। अच्छा, और साथ ही बरी किए जाने वालों में पीटीआई के रहनुमा सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, अरबाब शेर अली और इरफान सलीम समेत दीगर कारकुनान और शहरी शामिल हैं। वाज़ेह 9 मई आपको पता है उसके एहतजाज और तोड़ फोड़ का मुकदमा जो पेशावर के खान राजिक शहीद थाना में दर्ज किया गया था। दूसरी जानिब लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जिनाह हाउस हमला मुकदमा में पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में 23 नवंबर तक तोसी की है। जैन कुरैशी की एक रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने एमपीए हाफिज फरत अब्बास की अबूरी जमानत में 5 नवंबर तक तोसी करते हुए हाफिज फरत अब्बास को पेश होने का आखिरी मौका दिया है। अदालत ने अहकाम जारी किए कि आइंदा समात में मुलजिम पेश ना हुआ तो जमानत खारिज कर दी जाएगी। सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर इम्तियाज महमूद शेख की बुरी जमानत में 15 नवंबर तक तोसी करते हुए मुलजिम इम्तियाज महमूद शेख को पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। और इसी तरह जमशेद इकबाल चीमा मुसरत जमशेद की अबूरी जमानत में 19 नवंबर तक तोसी, और मुसरत जमशेद चीमा के नए केसेस में गिरफ्तारी बायसे हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने अरकाने असम्बली चौधरी बिलाल एजाज अहमद चट्ठा की अबूरी जमानत में 23 नवंबर तक तोसी कर दी है। तो ये आज की जो बड़ी खबर थी तहरीक इंसाफ की कामयाबी की, ये वो थी। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि फजलुर रहमान साहब के बयान के ऊपर हम बाद में आते हैं, लेकिन एक बहुत अहम चीज़ और आई अदालतों से, वो आया अतर मुनल्ला साहब के रिमार्क्स आए हैं एक फैसले में। राइट टू इन्फॉर्मेशन का केस था, उसमें अतर मुनल्ला साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो एक बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उन्होंने आपको पता है तरुणलाल साहब की एक रिप्यूट है, क्योंकि वो जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर समझे जाते हैं। आज तक जो ऐसे केसेस उनके पास आए हैं जिसमें वो लोगों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए जो अहम फैसले उन्होंने दिए हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े फैसले दिए हैं जो कि उन्हें कहा जाता है कि बहुत दिलेर जजेस में से हैं। उनकी स्टेटमेंट आई है, आइन रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक को ख़त्म या महदूद करे। तो उन्होंने कहा कि आइन जो है उसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे और वो कुछ भी जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा और उस कुछ भी के जरिए आप लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता। आइन में वो जो चीज़ें दर्ज हैं, जो इंसानी हकूक जो हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ करता है आइन, आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप ऐसी कानून साजी जो है वो नहीं कर सकते जिससे लोगों के कानूनी जो आईनी कानूनी इंसानी हकूक हैं वो सल्ब किए जाएं। ये नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। मालूमात तक रसाई के केस में जो उन्होंने इजाफी नोट दिया उसमें ये लिखा है, और इसका मैं पूरी डिटेल आपको पढ़ के नहीं सुना रही, मैं आपको क्रक्स बता देती हूँ इसका, कि उन्होंने ये कहा है कि अवाम का एतमाद हमारी कामयाबी है, हमारी ताकत है। अगर हम ऐसी चीज़ें करेंगे, पहली बात उन्होंने की राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हर शहरी का हक है, आईनी कानूनी हक है, और ठीक है उसमें कुछ बाउंड्रीज हैं, लेकिन हुकूमत ये नहीं कर सकती कि उन बाउंड्रीज को जो है वो बेस बनाकर कहे ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो करे कि जिससे आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो महदूद हो जाए। ऐसा नहीं कर सकती है हुकूमत।
हर शहरी का राइट टू इंफॉर्मेशन है कि जजेस की तनख्वाहें कितनी हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस कितने हैं, या कोई भी सरकारी मामला है उसमें उनका राइट टू इंफॉर्मेशन है जानना। और हुकूमत इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को बेस बना के उनसे ये राइट टू इंफॉर्मेशन छीन नहीं सकती। और उन्होंने कहा है कि हम ऐसी कभी कोई कानून साजी आइन में बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिससे इंसानी हकूक जो है वो सब हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जो है वो मुहाफिज हैं, अवाम के हकूक के मुहाफिज हैं। अगर हमारी तरफ से ऐसा तासुर जाता है अवाम में कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती या खुद उनके ऊपर कदगने लगाने में मुलव्वस है, तो फिर लोगों का एतमाद उठ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है सबसे बड़ी, वो लोगों का एतमाद है। और अगर वही उठ जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी तो ताकत खत्म हो गई है। और उन्होंने ये चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली अपने नोट में लिखी है कि हम कभी भी ऐसी चीज़ों है जो है वो अलाउ नहीं कर सकते। तो ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो है वो ऐसे जजेस की हमें ज़रूरत है। और ये जो जजेस है ना, ऐसे काजी फायज जैसा जैसे जजेस जो हैं वो इस मुल्क को नहीं, वो दे आर नॉट नीडेड। वो एक बुरा चैप्टर था, वो एक ऐसा चैप्टर था जो हमेशा भयानक एक दौर के उस अल्फाज में याद रखा जाएगा, डोनट्स के अल्फाज में याद रखा जाएगा। तो काजी फायज साहब के ऊपर, डोनट्स के ऊपर भी अभी आते हैं कि वो डोनट्स जो खा रहे हैं लंदन में, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो ये तो हो गई जी सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट्स के जो फैसले हैं उनके ऊपर। हुकूमत का जो अगला लाएअमल है या इस वक्त हुकूमत क्या करी, उसके ऊपर पहले मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ और फिर अपोजिशन की तरफ चलते हैं। हुकूमत के बारे में इस वक्त मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने जाके पाँव पकड़े हैं सऊदी शहजादे के हमें हमारी जान छुड़ाएं, और जो नवाज शरीफ है उन्होंने जाके पाँव पकड़े हुए हैं ट्रंप के कि हमारी जान इमरान खान से छुड़ा दें, ये हमारा जीना आराम कर देगा, ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो दोनों भाई जो हैं वो अलग अलग ममालिक में गए हैं और अलग अलग पाँव पकड़े हुए हैं लोगों के कि हम जो है तंग हैं, हम ये बाहर आ जाएगा और हम जो है वो अंदर चले जाएंगे तो हमारी जो जान छुड़ाएं इससे। उन्हें गारंटीज चाहिए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत आपको पता है फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी हुई है, एक इतनी वीक स्टैंडिंग है जो कभी भी गिर सकती है। और उन्हें खुद भी डर पड़ा हुआ है कि हमारे साथ कोई हैंड ना हो जाए। तो ये इस वक्त इनकी हालात हैं। और इसलिए ऐसे जो जब आप इस तरह के ग्राउंड्स पर खड़े होते हैं ना, तो फिर आपको जाके लोगों के जो है वो पाँव पकड़ने पड़ते हैं। तो ये इस वक्त मतीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट किया कि ये इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं। साथ ही काजी फायज के ऊपर नज़र डालते हैं कि लंदन में आपको पता है कल उन्होंने डोनट्स खाए थे मिडिल टेम्पल लंदन में, और वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया था अच्छी खासी बड़ी तादाद में। और उनकी गाड़ी के सामने भी एहतजाज हुआ था। उनके वो जहाँ पे जा रहे थे आ रहे थे वहाँ पे सब जगह एहतजाज चल रहा था ओवरसीज पाकिस्तानी का। अच्छा, एक ये हुआ कि इंसिडेंट कि उनकी गाड़ी के ऊपर ना थोड़ा सा ऐसे जो नहीं होना चाहिए था, आई मीन के दैट्स नॉट राइट, उनको गाड़ी के ऊपर हिट किया गया जब एहतजाज हो रहा था। तो वो उसके ऊपर वज़ीर दाखिला जो हमारे हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने वज़ीर दाखिला ने ये कहा है कि मैं इन जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, इस एहतजाज में जो मुलव्वस हैं, उनके पासपोर्ट कैंसिल करूँगा, उनके नेशनलिटी कैंसिल करूँगा, उनके आईडी कार्ड कैंसिल करूँगा, उनका जो है ना यहाँ से मैं पता ही साफ करूँगा ना, पाकिस्तानियत उनकी जो है उनकी वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये शहरियत उनकी जो है पाकिस्तान के उन्हीं के शहरी होने की वो ख़त्म करेंगे। तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अपनी तरफ से तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि ठीक है हम कर देंगे, इट डजंट मैटर। मतलब आपको पता है कुछ अरसा पहले भी आप चले जाएं तो ये धमकियां लगाई जा रही थी कि हम जो है इनके ओवरसीज पाकिस्तानीज के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, हम इनको ये कर देंगे वो कर देंगे, हम इनके साथ ऐसा करेंगे, हम इनको उठा के ले आएंगे, हम इनके खिलाफ वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। हम क्या फ़र्क पड़ा? उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो आज भी खड़े हुए एहतजाज कर रहे हैं। तो ये जो भड़के हैं ना, ये पाकिस्तान में रहने दें, क्योंकि पाकिस्तान में आपका चलता है ज़ोर, वहाँ पे आपका ज़ोर नहीं चलता। वहाँ पे आपकी हैसियत ही कोई नहीं है। वहाँ पे आप कह रहे हैं ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मज़ाक़ा खेज़ बातें करते हैं कि उनको वहाँ पे सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ना दे देते उन्हें वहाँ पे कि जस्टिस रिटायर्ड फायज़ ईसा साहब आए हैं, उनके लंदन में हाई अलर्ट ना लगा देते, कर्फ्यू ना लगा देते कि भी वो आए हैं। मतलब अजीब बातें करते हैं। फिर साथ जो है वो कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा। मैं हैरान हूँ। मैं तो ट्वीट भी किया था, मैंने कहा शुक्र है उन्होंने कहीं
लंदन की गवर्नमेंट को मुअत्तल नहीं कर दिया, ये भी कर सकते थे। उनका तो है कि वो तो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, आपको पता है, वो तो लंदन की गवर्नमेंट भी मुअत्तल कर सकते थे। तो ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने छोड़ दिया है, तो वरना तो करने को वो ये भी तैयार थे। खैर आगे चलते हैं, और इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि सोहेल वड़ाइच साहब ने, हाँ इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई, सोहेल वड़ाइच का जो आज का बयान था ना इस चीज़ के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है सुनना आपका। वो पता है क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बड़े धीमे लहजे में, बड़े प्यार से मोहब्बत से कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने, तो मुझे ही लगता है कि जैसे ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो ऐसे बच्चे हैं बिगड़े हुए, छोड़े उन्हें जाने दें, उन्हें आप छेड़ेंगे, आप इन्हें सजा देंगे तो वो फिर आपको और तंग करेंगे, आप इन्हें सजा देने से कोई ठीक नहीं होता। ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे थे कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सोहेल वड़ाइच है। मतलब यहाँ पे तो आप लोगों को कहते हैं कि इनको उठा लो, इनकी टांगे तोड़ दो, इनको जो है जेलों में डाल दो, इनको तशद्दुद कर दो, इनको सजाएं दे दो, इनके साथ ऐसा करो कि आइंदा जो है वो किसी को जो है वो उंगली ना उठा सके। इन्होंने तो ये खराब कर दिया, माहौल खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और उधर कह रहे हैं छोटे बच्चे हैं। मतलब मैं समझने से कासिर हूँ। पता है क्या बात है? बात यह है कि वहां पे आप उनका कुछ कर नहीं सकते, वो इसलिए आप कह रहे हैं कि उन्हें छोड़ दें। आप कर क्या सकते हैं उधर? क्या कर सकेंगे आप? आपकी वहां पे वर्ड्स क्या है कि आप वहां पे कोई सजा दे सकते हो? उन्हें जो सजा देनी है, उन्होंने जो कानून तोड़ा है वो लंदन का तोड़ा है, वो जाने, उनका मुल्क जाने, आप क्या कर सकते हैं उसमें? तो बात यह है कि जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते ना, वहां पे हम ये कर सकते हैं कि हम बड़ा होने का जो है वो सबूत देते हैं, या बड़ा होने का हम ढोंग करते हैं। तो ये हमारे जो बैठे हुए मीडिया के ऊपर जर्नलिस्ट हैं, ये उनका हाल है। सोहेल वड़ाइच का आपको पता है कि ये क्या क्या पीछे माजी में बातें करते रहे हैं कि इस तरह कर दो, उस तरह कर दो, ऐसे डील करो, वैसे डील करो, इनका ये हो जाएगा, इनका वो हो जाएगा। और वहाँ अब जहाँ चल नहीं रहा वहाँ पे ये बड़े बनने के एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये इनकी असलियत है एक्चुअली। साथ ही मुझे बड़ी हंसी आई है उनकी वो बातें सुन के, और इसके अलावा भी पता नहीं वो क्या भाषण झाड़ रहे थे। खैर दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि जो पीटीआई की नेक्स्ट पॉलिसी उन्होंने ऐलान किया है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि कल हम अपना नेक्स्ट स्केड्यूल का ऐलान करेंगे कि हम क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। इसके ऊपर कल एक स्केड्यूल जारी किया जाएगा। और साथ ही सलमान अकरम राजा ये 12 दफ़ा कह चुके हैं, और उनके अलावा भी मुराद सईद की कल ऑडियो आई थी, उन्होंने कहा और उन्होंने भी यही बात की कि आपको बाहर निकलना होगा, आपको एहतजाज करना होगा। जब तक अवाम नहीं आएगी लाखों की तादाद में बाहर, अवाम सड़कों पर आकर इमरान खान को रिहा नहीं कराएगी, तब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा। लेकिन कानूनी जंग भी साथ साथ जारी रहेगी। और आपको पता है कि काजी साहब के जाने के बाद अदलिया के ऊपर से वो जो एक नहूसत के बादल थे वो छट गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, जुडिशरी में भी, पाकिस्तान में ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की वजह से। तो मंसूर अली शाह साहब को बहुत याया अफरीदी साहब ने रिस्पेक्ट दी है, और वो दे रहे हैं, और वो एक तरह से मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जो बॉस है वो इस वक्त मंसूर अली शाह ही है। तो ये हुकूमत को एक बहुत बड़ा जो शॉक लगा है ना वो ये है। तो उसकी वजह से जो एक इफेक्ट आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे, फैसलों के जरिए भी देखेंगे। और इसके अलावा जो एहतजाज होंगे, जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही थी उनके ऊपर जो अब इस वक्त स्टॉप लगेगा, उन चीज़ों में भी आप देखेंगे। और क्रेडिट गोज टू ऑल द जजेस इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि उस वक्त वो यूनाइटेड है। अच्छा जी, फजलुर रहमान साहब का जो अहम बयान है उसके ऊपर नजर डालते हैं, लेकिन मैं पहले आपको बताऊं कि सानिया निश्चित साहिबा जो है, उन्होंने सेनेटर हैं पीटीआई की, 2021 में इलेक्ट हुई थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और वजह जो है वो वैसे तो कुछ भी बताई जाए कि उन्हें कोई जॉब मिली है जिसकी वजह से वो जा रही हैं, या जो भी है, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम में इससे पहले कि उनको उठाया जाए, उनके बच्चों को उठाया जाए, उन्होंने कहा मैं रिजाइन कर देती हूँ। और शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज जो कि डिसलॉयल हूँ, तो उन्होंने रेजिग्नेशन देना ज़रूरी समझा है। अब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है नहीं आ रही, गॉड नोस, बट इस वक्त चांसेस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आ भी सकती है, कुछ कह नहीं सकते। इस वक्त कहना बहुत कबल है इस वक्त है। अच्छा जी, फजलुर रहमान साहब ने जो बयान दिया उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि अगर हम
ہم نے بہت بڑا جو ہے وہ کام کیا ہے، وہ اس لیے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو انہوں نے تو اپنے ووٹ پورے کیے ہوئے تھے. ہم نے بہت سی شکیں نکلوائی ہیں، ہم نے ساری جو ملٹری کورٹس اینڈ ہیومن رائٹ وائلیشن سے ریلیٹڈ جو اس وقت یہ کرنا چاہ رہے تھے ترامیم، ہم نے وہ سب ایکسکلوڈ کرائی، اور یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بہت حد تک میں اس سے اگری کرتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. چاہے آپ کچھ بھی کہیں، انہوں نے اپنی طرف سے پوری ایفرٹس کی اور اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے اور جانا چاہیے، اور ان کی رسپیکٹ جو ہے نا وہ ضرور اس کے بعد ہونی چاہیے جس طرح وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جس وقت کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا. جماعت اسلامی بھی جتنا بنتی ہے ڈیموکریٹک، اور وہ آپ کو ساری باتیں پتہ ہے، ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے، ایم کیو ایم کا تو ویسے ہی آپ کے سامنے ہے، اور کوئی جماعت باقی پیچھے بچتی نہیں ہے. تو باقی ساری ڈرامے بازیاں ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے واقعی بہت اہم کردار ادا کیا. تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، وہ آپ ایک دفعہ سن لیجیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئینی ترامیم کے لیے حکومت نے 11 ووٹ خرید لیے تھے، ہمارے 8 ووٹ تھے، ووٹ نہ دیتے تو ترامیم کا بہت گندا ڈرافٹ آنا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے اپوزیشن میں رہ کر ترمیم منظور کی. انہوں نے کہا کہ ملک کے نظریاتی مسائل ہیں، ملک کو آئین کے تابع بنانا ہے، ملک سے 2028 تک سودی نظام کا مکمل خاتمہ ہوگا. پھر ان کا کہنا تھا کہ عمران خان سمیت تمام سیاستدانوں کی قید کے خلاف ہوں. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے اپنے حالات کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا، پی ٹی آئی کو مذاکرات میں لمحہ بلمحہ باخبر رکھا. انہوں نے حکومت پر اراکین کی خریداری کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اگر آئینی ترمیم کے لیے ان کی جماعت ووٹ نہ ڈالتی تو اصل مسودے سے بھی زیادہ خطرناک ڈرافٹ ایوان میں پاس کروا لیا جاتا. فضل الرحمان نے کہا کہ جماعت علماء اسلام کے 8 ووٹ تھے، لیکن آئینی ترمیم کے لیے حکومت نے 11 ووٹ خرید لیے تھے. ہم نے اتفاق رائے کے لیے جو محنت کی اس کی بدولت 56 کی جگہ 22 شکیں منظور ہوئی، اس میں بھی 5 شکیں ہماری تھیں. تاہم یہ کون سے 11 اراکین تھے ان کی وضاحت انہوں نے نہیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 ماہ کی محنت کے بعد جے یو آئی نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، جبکہ حزب اختلاف کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے حالات کی وجہ سے ووٹ میں حصہ نہیں لیا. جے یو آئی کے رہنما کامران مرتضیٰ نے نجی ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ترامیم کو اس لیے ووٹ دیا کیونکہ حکومت کے پاس ووٹ پورے ہو گئے تھے اور بہت سے لوگ حکومت کے ساتھ چلے گئے تھے. بل کی منظوری کے لیے حکومت کے اراکین پارلیمان پر دباؤ اور دھونس کی افواہیں تو گرم رہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی نے خریداری کا الزام عائد کیا ہے. تاہم اس بارے میں حکومت کا رد عمل ابھی سامنے نہیں آیا. عمران خان کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کے حامیوں کو غدار کہنے کے جواب میں کامران مرتضیٰ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں ہم آخر تک پی ٹی آئی کی فرمائشیں منواتے رہے. تو یہ جو ہم اس وقت جے یو آئی ایف کی طرف سے بیانات تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں. اچھا، آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز ہے، جو فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہے، جو کہ اس وقت جعلی وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز، انہوں نے آج ایک دیوالی کا جو ایک ایونٹ تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے انڈین پنجاب کے جو چیف منسٹر ہے ان سے بات کروں گی اور ان سے کہوں گی کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. اسموگ ایسا ایشو ہے، اس کے اوپر ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. ہم سب مل کے کام کرتے ہیں تاکہ جو یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. ایسی بڑی پیاری میٹھی میٹھی باتیں انہوں نے کی ہیں. اچھا، میرا اس کے اوپر بات بہت ٹھیک ہے، ان کی اچھی بات ہے، میں آئی ایگری کہ وہ بہت اچھی بات کریے، لیکن اس کے اوپر نا 2-3 چیزیں ہیں. جب رؤف حسن کسی بھارتی صحافی سے بات کرتا ہے تو وہ غدار ہے. جب آپ لیکن برکھا دت کو جب آپ بلاتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز، تو وہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا. پھر جب وزیر اعلیٰ کے پی کے بات کرتے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف بات کرنا چاہیں گے افغانستان سے، ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں اپنے اینڈ کے اوپر، میں کر لیتا ہوں یہ اور وہ، تو وہ پھر اس کے اوپر ایسی باتیں لگتی ہیں کہ یہ کر کے دکھائیں، ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. لیکن دوسری طرف وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کی، وہ جب یہ بات کرتی ہے کہ میں انڈین پنجاب کے چیف منسٹر سے بات کرتی ہوں، تو اس کو ڈپلومیسی کا کہا جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ سمجھ نہیں آیا مجھے. اس کے اوپر آپ نے جو ہے مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کرنا ہے کہ یہ کون سا دورہ معیار ہے.
تو یہ جی آج تک کی ابھی تک کی اہم ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. کل اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں.